3 साल से मिसिंग लड़की का फ़ोन ऑनलाइन हुआ और उसने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया। मम्मी, मैं ज़िंदा हूँ, पुलिस को मत बताना। ये कहानी है इंदौर की, एक मिडिल क्लास फैमिली की, एक मिसिंग कॉलेज स्टूडेंट की और एक ऐसे ऑनलाइन हिडन नेटवर्क की जहाँ पैसों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन खरीदी जाती है। इस स्टोरी में कोई भूत का प्रूफ तो नहीं, लेकिन जो चीज़ हुई वो किसी पैरानॉर्मल स्टोरी से ज़्यादा टेरिफाइंग थी। क्योंकि अगर कोई आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेली स्केड्यूल, फैमिली और फोटोज़ जानता हो तो उसे आपको डराने के लिए किसी अंधेरे में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ चाहिए, इंटरनेट। इससे पहले कि हम स्टोरी शुरू करें, हॉन्टेड, मिस्टीरियस, साइबर क्राइम्स और रिएक्शन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें रति टॉक्स। निशा वर्मा 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट नवंबर 2023 में कोचिंग से घर लौटते वक्त गायब हो गई थी। उसकी स्कूटी रोड साइड पे खड़ी मिली, बैग वहीं था, लेकिन निशा और उसका फ़ोन कहीं नहीं मिला। पुलिस कंप्लेंट्स हुई, पोस्टर्स लगे, सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए गए, लेकिन लास्ट फुटेज में निशा अपने इंस्टीट्यूट के बाहर से एक ऑटो में जाते हुए दिखी, पर उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर 3 साल बाद एक संडे रात के 2:13 पर सुनीता, जो कि निशा की माँ थी, उन्हें एक मैसेज आता है। सेंडर का नाम था निशा, नंबर वही था जो निशा यूज करती थी गायब होने से पहले। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, मम्मी मैं जिंदा हूँ, पुलिस को मत बताना। सुनीता रो पड़ी। उन्होंने कॉल किया, रिंग जाने लगी, 1 रिंग, 2 रिंग, फिर कॉल आंसर हुआ, पर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ ट्रैफिक का साउंड, एक ऑटो का हॉर्न और एक आदमी की दूर से आवाज, फोन अभी रख। कॉल कट। सुनीता रोते रोते तुरंत निशा के भाई आरव को उठाने गई। आरव ने मैसेज पढ़ा और कहा, माँ अभी कोई एक्शन मत लो। इतनी ही देर में एक दूसरा मैसेज आया, एक फोटो निशा की। निशा किसी छोटे से कमरे में एक कॉर्नर में बैठी हुई थी, दुबकी हुई, सिसकती हुई। उसका चेहरा आधा कवर्ड था, फोटो ब्लर थी, लेकिन उसके बगल में ही दीवार पर एक कैलेंडर था जिस पे लिखा था 8 अगस्त 2026। फोटो रीसेंट थी। फिर एक फाइनल मैसेज, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इस फाइल को किसी को मत दिखाना। फाइल का नाम था फैमिली डिटेल्स फाइनल .pdf और उसमें उस फैमिली के हर एक सीक्रेट थे। पीडीएफ में सुनीता का आधार कार्ड नंबर, आरव का ऑफिशियल आईडी, उसके पापा के बैंक का अकाउंट नंबर, उनके घर का एड्रेस, निशा की स्कूल की फ़ोटो और एक हैंड रिटन नोट। वर्मा फैमिली ये जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आरव को समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल हैकर का काम नहीं है, ये एक किसी ऐसे पर्सन का काम है जिसके पास पर्सनल डेटाबेस, ओल्ड रिकॉर्ड्स और पर्सनल डिटेल्स कलेक्ट करने का एक्सेस है। उसने पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन सुनीता डर गई। नहीं, अगर निशा को कुछ हो गया तो? उसने कहा था पुलिस को मत बताना।
आरव ने उस रात अपनी बहन का लैपटॉप चेक किया और उसके ओल्ड ईमेल अकाउंट्स चेक किए। एक ईमेल ड्राफ्ट में अनसेंड था। सब्जेक्ट लाइन, मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया। ड्राफ्ट इनकम्प्लीट था। निशा ने लिखा था, भाई मैंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में एक लिंक पर क्लिक किया था। मैंने सोचा वेरीफाइड जॉब लिस्टिंग होगी, लेकिन लॉगिन करने के बाद स्क्रीन अलग थी। वहाँ लोगों ने अपने फोटोज, नंबर्स, एड्रेसेस ... उसके आगे कुछ नहीं था। मैसेज वहीं एंड हो गया था। आरव ने उसकी ओल्ड सर्च हिस्ट्री चेक की। मोस्ट ऑफ इट वाज डिलीटेड, पर एक सर्च हिस्ट्री सेव थी। इफ समवन नोज माई पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन, व्हाट शुड आई डू? उसके नीचे एक और सर्च था, हाउ टू रिपोर्ट एनोनिमस ब्लैकमेलिंग इन इंडिया सेफली। निशा मिसिंग होने से पहले हेल्प ढूंढ रही थी, पर क्या उसे हेल्प मिली या किसी ने उसका डर ट्रैक कर लिया? आरव ने अपने फ्रेंड कबीर को कांटेक्ट किया। कबीर साइबर क्राइम अवेयरनेस वॉलंटियर था। उसने क्लियर बोला, डार्क वेब का नाम सुनते ही लोग सीक्रेट हॉरर वर्ल्ड इमेजिन करते हैं। रियलिटी ऑफन सिंपलर और ज़्यादा डेंजरस होती है। स्टोलन डेटा, फेक जॉब ऑफर्स, ब्लैकमेल्स, आइडेंटिटी फ्रॉड और ऑर्गेनाइज स्कैमर्स। कबीर ने निशा की फाइल देखी। एक डिटेल अनयूजुअल थी। पीडीएफ के हर एक पेज के टॉप राइट कॉर्नर में एक ब्लू सर्कल था और उसमें लिखा था नंबर 17। कबीर ने कहा कि ये सिंबल किसी ग्रुप का इंटरनल मार्कर हो सकता है। आरव ने पुलिस साइबर सेल को एक अनोनिमस टिप देने का डिसाइड किया। उस रात अपना लैपटॉप खोल के बैठा था और ये सोच रहा था कि वो किस तरह से मेल करे, किस तरह से कंप्लेन करे। तभी स्क्रीन पर एक ब्लैक विंडो ओपन हुई और मैसेज टाइप हुआ, तुम स्मार्ट बनना चाहते हो? आरव ने लैपटॉप का कैमरा कवर कर दिया, लेकिन एक और नया मैसेज टाइप हुआ, कवर करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी फोटो ले ली गई है। और तभी आरव के सामने उसी की पिक्चर आई। सेम रूम, सेम टी शर्ट, सेम टाइम। आरव घबरा गया और उसने अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन मैसेज फिर भी स्क्रीन पर आया, ब्लू सर्कल 17 तुम्हारे घर तक आ सकते हैं। आरव और कबीर ने फाइनली साइबर सेल को सारा एविडेंस दिया। ऑफिसर मीना शर्मा ने केस देखा। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन किया। क्रिमिनल्स अक्सर डार्क वेब का नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि विक्टिम्स को लगे कि वो अनसर्चेबल और अनस्टॉपेबल हैं। रियल डेंजर हिडन वेबसाइट नहीं, ऑफिसर बोली। रियल डेंजर ये बिलीव है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस ने फोन रैकेट्स, फाइनेंशियल डेटा और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने शुरू किए। 1-2 दिन तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर वर्मा फैमिली के दरवाजे पे एक एनवलप आया। अंदर निशा का कॉलेज आईडी कार्ड था और एक ब्लू सर्कल नंबर 17। आईडी कार्ड के पीछे निशा ने अपने हाथों से एक वर्ड लिखा था, उज्जैन। पुलिस टीम उज्जैन गई। क्लू एग्जैक्ट लोकेशन का तो नहीं था, बस सिटी का नाम लिखा था। लेकिन निशा की ओल्ड पेमेंट से एक वियर्ड ट्रांजैक्शन मिला। मिसिंग होने से 2 दिन पहले निशा ने उज्जैन के एक बजट होटल में ऑनलाइन बुकिंग की थी। निशा इससे पहले उज्जैन कभी गई ही नहीं थी। पुलिस टीम उस होटल में पहुंची। पुरानी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई। वीडियो में एक लड़की होटल लॉबी में एंटर करती हुई दिखी। सर पे कैप और फेस कंप्लीटली कवर्ड, लेकिन उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। सुनीता उस ब्रेसलेट को तुरंत पहचान गई। लड़की निशा थी। होटल स्टाफ ने बताया कि रूम किसी फेक आईडी से बुक किया गया था। निशा
रूम नंबर 17 में रुकी थी। पुलिस ने उस रूम की अच्छी तरह जांच की। उस रूम में एक चीप कीपैड फोन मिला। उसमें एक अनसेंट मैसेज था, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। फोन की गैलरी में एक हिडन फोटो थी, एक वाइट बोर्ड की। वाइट बोर्ड पे कई सारे नाम और नंबर्स लिखे हुए थे। निशा का नाम उनमें से एक था और निशा के नाम के आगे लिखा था B17 एक्टिव। लिस्ट में एक और नाम था, आरव वर्मा। आरव को समझ आया ये सिर्फ निशा का केस नहीं, जो भी ग्रुप है वो फैमिली को प्रेशर पॉइंट बना के यूज कर रहे हैं। पहले निशा को आइसोलेट किया गया, फिर उसकी फैमिली डेटा से थ्रेट क्रिएट किया गया, फिर आरव को टारगेट किया गया ताकि फैमिली फियर में रह सके। ऑफिसर मीनल ने कहा कि एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन डिटेल शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन एक ब्रेक थ्रू मिला है। ब्लू सर्कल 17 कोई सिंगल हैकर ग्रुप नहीं, वो फेक रिक्वायरमेंट्स ग्रुप, एनोनिमस चैट चैनल्स और डेटा ब्रोकर नेटवर्क्स का मिक्स था। डिफरेंट पीपल, सेम टैक्टिक। पर्सनल डेटा कलेक्ट करो, फियर को क्रिएट करो और फिर विक्टिम्स को साइलेंस में रखो। एक अरेस्ट हुआ, फिर दूसरा। तब तक आरव को एक नोटिफिकेशन आया, एक वॉइस मैसेज था निशा का, भैया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो प्लीज। और पीछे से एक मेल वॉइस आई, गुड गर्ल। आरव ने उस मैसेज को बार बार सुना और आरव को ये रियलाइज हुआ कि वॉइस मैसेज के बैकग्राउंड में एक रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है। कबीर ने उस मैसेज को क्लियर करवाया। अनाउंसमेंट में एक वर्ड क्लियर हुआ, रतलाम। पुलिस ने रेलवे रैकेट, सीसीटीवी और लोकल लीड्स चेक किए और रतलाम स्टेशन के पास एक वुमेन शेल्टर तक पुलिस की टीम पहुंची। वहां एक गर्ल थी जो अपना नाम नहीं बता रही थी। तब ऑफिसर नीलम ने सुनीता की फोटो दिखाई और वो लड़की फूट के रोने लगी। वो लड़की निशा थी। निशा वापस घर आ चुकी थी। निशा ने बताया कि फेक इंटर्नशिप लिंक से उसका डेटा एक्सेस हुआ। उसके बाद अनोनिमस अकाउंट से मैसेजेस आने लगे। उन्होंने उसकी फैमिली डिटेल्स भेजी। उसे कहा गया कि अगर वो किसी से भी शेयर करेगी तो उसकी फैमिली को हार्म हो सकता है। उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो पैनिक में घर से निकली। उसे डिफरेंट सिटीज़ में मूव करने को कहा गया, कभी ट्रेन तो कभी बस। मोस्ट इंस्ट्रक्शंस मैसेज के थ्रू आते थे और थोड़ी ही देर में अपने आप डिलीट हो जाते थे। लेकिन निशा को एक अपॉर्चुनिटी मिली एस्केप की और वो वहाँ से भाग गई। वुमेन शेल्टर पहुँची। उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि निशा कहती है कि उन लोगों ने उससे ये बिलीव करवा दिया था कि पुलिस भी सारी डिटेल्स जानती है और वो इन लोगों के साथ मिली हुई है। फिर निशा ने आरव की तरफ देखा और कहा, भाई ये ख़त्म नहीं हुआ है। आरव को कुछ समझ में नहीं आया कि निशा क्या कहना चाहती है। तभी उसने आरव के लैपटॉप की तरह इशारा किया और कहा, वो ग्रीन लाइट देख रहे हो, वेबकैम चालू है। आरव जैसे ही लैपटॉप के पास पहुंचा, एक ब्लैक विंडो ओपन हुई और मैसेज टाइप हुआ, ब्लू सर्कल डजंट क्लोज। ऑफिसर मीनल ने लैपटॉप एविडेंस के लिए लिया। अगले ही दिन फॉरेंसिक टीम ने रिपोर्ट दी, वेबसाइट कैन नॉट बी रीच्ड, मैसेज कैन नॉट बी ट्रेस्ड और रिप्लाई भी नहीं जा सकता था। आज भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ब्लू सर्कल 17 एक रियल ऑर्गेनाइजेशन था, मल्टीपल स्कैमर्स का पैटर्न था, या किसी ने फैमिली फियर का एडवांटेज लिया था। लेकिन एक थिंग क्लियर है, इंटरनेट पे अननोन लिंक्स, फेक जॉब्स, अनोनिमस थ्रेड को
सिर्फ ऑनलाइन समझकर और लीक्ड पर्सनल इंफॉर्मेशंस को सिर्फ ऑनलाइन समझकर इग्नोर मत करना। कभी कभी ऑनलाइन डेंजर रियल लाइफ तक आ सकता है। अगर कोई आपको थ्रेटन करे, प्राइवेट फोटोज और पर्सनल इंफॉर्मेशन से ब्लैकमेल करे, तो पैनिक में उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो मत करना। एविडेंस कलेक्ट करो, कोई भरोसेमंद इंसान के साथ शेयर करो और ऑफिशियल साइबर क्राइम का सपोर्ट लो। क्यूरियोसिटी अच्छी चीज़ है, लेकिन फियर के थ्रू कंट्रोल वो कभी नॉर्मल नहीं होता। अगर तुम निशा की जगह होते तो क्या तुम पुलिस को इमीडिएटली बताते या फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए चुप रहते? कमेंट में लिखो रिपोर्टेड या स्टे साइलेंट। और अगर आपको रियल फीलिंग इंडियन साइबर मिस्ट्रीज या डार्क इंटरनेट स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक कर देता है, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज जानलेवा हो सकता है।